तो चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं सेल टॉपिक का अगला पार्ट। हम लोग ऊपर सेल पढ़ चुके थे। अब हम लोग को आज एक थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं, ठीक है। रिकैप में हम समझेंगे बेटा सेल क्या था, सेल क्या होता है, इसको किसने ढूंढा था, बाकी सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि सेल के ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। देखो बेटा, इसको हम एक घर के एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अपनी सोसाइटी होती है ना, उस एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अपनी सोसाइटी में, आप अपना सोसाइटी देखो, चारों तरफ से छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करो तो बहुत सारी चीजें अपन को पता चलती है। जैसे बेटा, कुक खाना बनाने आती है, पापा मम्मी जॉब पे जाते हैं, ठीक है। पोस्टमैन जो होता है वो लेटर्स लेके आता है, स्वीपर जो है सफाई करने आता है। तो बेटा ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग कामों को अपनी सोसाइटी में कर रहे होते हैं, तब जाके सोसाइटी एक मैनेजेबल तरीके से चलती है, ठीक है। उसी तरह जो ये सेल है बेटा, उसमें भी एक सोसाइटी जैसा ही है कि सब हर एक ऑर्गेनिल्स को हर एक काम अपना अलग अलग दे के दिया गया है। जैसे बेटा क्या होता है, स्वीपर खाना नहीं बनाता, कुक कुक जो होता है स्वीपर का काम नहीं करती, कुक जो है पोस्टमैन का काम नहीं करती कि कुक जा रही है लेटर्स लेके आ रही है, ठीक है। तो बेटा वैसे ही सेल में भी होता है कि सारे सारे काम हर ऑर्गेनिल्स के डिवाइड होते हैं। तो अपन ने क्या देखा था सेल ऑर्गेनिल्स में, ये जो बाहर का पार्ट है इसका नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। फिर ये जो अंदर लिक्विड जैसा मटेरियल था उसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये बेटा देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें छोटे छोटे कई स्ट्रक्चर होंगे, उनका नाम आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये बेटा जो बड़ा सा एक गोला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है बेटा वैक्यूल्स है, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूल्स है। ये स्ट्रक्चर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है अपन के न्यूक्लियस का। अब बेटा न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मतलब ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। अब बेटा ये है गोल्गी बॉडी, इसको भी अपन ध्यान से देखिएगा, गोल्गी अपर्चर है। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब बेटा ये स्मूथ और रफ क्यों 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 कहलाते हैं, ठीक है, इसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है। इतना देख लिए, अब हम चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको सब कुछ करा दिया था। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मैं नोट्स पे। तो मैं इसमें अपने नोट्स के से पढ़ाती हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे आप लोग को पहले बताया था, ये सब मैंने पढ़ा दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है और मेड अप विथ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब अपन आगे चलते हैं। अब सेल वॉल जो होता है बेटा, सेल वॉल के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे सेल वॉल सबसे आउटर साइड पे होता है, सबसे आउटर साइड पे होता है। ये किसका बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज का। और ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, मतलब बाहर से प्लांट कितना मजबूत रहेगा ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। इसमें बेटा फंगस, अभी आप आगे पढ़ोगे फंगस, उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन का। ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है, भले अपने टॉपिक पे दिया हो या ना दिया हो, पर पूछता है। अब बैक्टीरियल सेल में बेटा एक नाम याद रख लेना, नाग एंड नाम, ठीक है। नाग एंड नाम, तो नाम याद रखना। आप आगे चलोगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पर ये याद रख लेना बेटा कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो नाम और नाग का बना होता है। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना, वो एक राउंड शेप वाला स्ट्रक्चर आपको याद है, राउंड शेप स्ट्रक्चर। आओ देख लेते हैं फटाफट से, कहाँ है वो राउंड शेप स्ट्रक्चर जिसकी बात अभी अपन करने जा रहे हैं। बेटा अपन इसमें भी समझ सकते हैं, देखो ये भी जो दिया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर भी बढ़िया दिया हुआ है। देखो इसमें से थोड़ा उन लोगों ने 3D समझाया है, पर अच्छा समझाया है। आ जाओ, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, कहाँ गया कर्सर। चलो ये देखो, ये बेटा, ये देखो, ये दिया हुआ है न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो न्यूक्लियस का, ये है बेटा इसमें न्यूक्लियस,
ये स्ट्रक्चर है बेटा न्यूक्लियस का। तो अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो न्यूक्लियस दिया है, न्यूक्लियर एनवलप दिया है। और न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है बेटा, जैसे न्यूक्लियस है, अब इसके ऊपर एक और लेयर होती है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप क्या होता है बेटा, आपने शादी के लिफाफे जो देखते हैं ना, उसी को एनवलप कहते हैं, मतलब आउटर कवरिंग, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन जहाँ जिस टॉपिक पे थे वहां पे चलते हैं। एक सेकेंड बेटा, ये पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, अपन तभी भी पढ़ेंगे, कितनी भी दिक्कतें आए पढ़ते रहेंगे। चलो अब न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। डबल लेयर्ड होता है। व्हाट इज मीन बाय डबल लेयर कवरिंग। डबल लेयर कवरिंग मतलब एक तो कवर्ड होता है बेटा ये खुद की कवरिंग से, और दूसरा बेटा खुद की कवरिंग से दूसरा कवर होता है बेटा न्यूक्लियर एनवलप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल कवरिंग। हाँ, डबल लेयर कवरिंग। ये बेटा कंटेन करता है क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसका किसका बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है बेटा डीएनए का और प्रोटीन का। किसका किसका, डीएनए का, प्रोटीन का। अब डीएनए इज प्रेजेंट एज, देखो बेटा अभी पहले अपन इसको देखते हैं, इस पार्ट को अभी थोड़ा देर के लिए ब्रेक देते हैं, फिर अपन यहाँ चलते हैं। ये जो न्यूक्लियस चाहते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, प्ले रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, अभी आप ये सुन लो ध्यान से, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। अपन जब अभी पूरी स्टोरी समझेंगे तब जाके आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा किसमें रोल प्ले करता है बेटा। ये प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ एक इसका और काम है। अब देखो ये पार्ट जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हायर लेवल के एग्जामिनेशन में भी आता है, और बेटा आप लोग के ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत तेज पूछता है, ठीक है। इस पार्ट को देखो, न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड इन अ बैक्टीरिया, ये चीज अब ऑप्शन में दे देगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एल्गी। तो बेटा न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड इन बैक्टीरिया। पुअरली डिफाइंड मतलब बेटा कि क्लियर दिखता ही नहीं है। अब क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवलप था वो अपसेंट था, इस वजह से इसमें ये मतलब बैक्टीरिया में ये अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता, या फिर होता ही नहीं। बैक्टीरिया ओनली कंटेन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसी को अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। अब बेटा कुछ जगहों पर न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है, जिन जगहों पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको अपन कहते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट तो क्या कहलाएगा बेटा, यूकैरियोटिक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा तो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है बेटा, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राइमरी। प्राइमरी या बेटा यू कह लो ओल्ड, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राइमरी या ओल्ड। यू मतलब क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक मतलब न्यू या मॉडर्न, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है बेटा, कैरियोटिक मतलब आपका होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब मॉडर्न न्यूक्लियस में क्या होगा, जो सच में न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होगा बेटा, वो न्यूक्लियस होगा प्लस उसमें सेल सॉरी उसमें न्यूक्लियस एनवलप प्रेजेंट होगा। और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर एनवलप अब्सेंट होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। हाँ अब अपन आगे चलते हैं। हाँ यहाँ का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, अपन देख लेते हैं बेटा यहाँ का पार्ट भी क्या कहना चाह रहा है। ये बेसिकली बेटा हमारे जीन को, ठीक है, ये हमारे जीन को कैरी करता है। क्या कैरी करता है, डीएनए। डीएनए हमारे जीन को कैरी करता है, ठीक है। अब वहाँ यहाँ यही बताया भी गया है। क्रोमोसोम किसका बना होता है बेटा, डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जो मेन काम करता है बेटा वो जीन ही करता है, ठीक है। डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपस में उलझा हुआ होता है, ठीक है। अब बेटा यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जब ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाता है बेटा,
तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, अपन एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, लफड़ा ही नहीं लगाना बेटा किसी चीज का कि ये छूट गया वो छूट गया। इस नोट्स को पढ़ने के बाद अगर फिर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ कितनी कॉम्प्लेक्स लिखी है। मैं ये नहीं कह रही कि बुक बुरी है, बुक बेटा ऐसी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स करके उन लोगों ने लिखी है उसमें। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, कहाँ लिख दिया बेटा, न्यूक्लियस, ये देखो ये पूरा पैराग्राफ है। अब बेटा आपको पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है कि आप फटाफट से जा करके वो नोट्स पढ़ लो। ठीक है, नोट्स पढ़ लोगे तो आपको चीजें और अच्छे से ही समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए बेटा देखो यहाँ पे बताया न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग। ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज pore which is allowed to transfer of material from inside the nucleus to outside. This is the cytoplasm which we talk about. The nucleus contain a chromosome which is a visible as a rod shape structure. Only when the cell is about to divide, chromosome contain information for the inheritance of character from parents to next generation in the form of DNA. ठीक है, अब बेटा ये सीआरटी की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आएगा डीएनए क्या है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर ऑफ पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। मतलब बेटा जो हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक दिखते हैं वो या तो हमारे मम्मी पापा के होते हैं या मम्मी के होते हैं या तो बेटा पापा के होते हैं। ये कैसे होता है, ये बेटा डीएनए के हेल्प से पॉसिबल होता है। अब इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे दो क्रोमोसोम मम्मी, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम मम्मी का होता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम पापा का। अब बेटा ये है, ठीक है, यहाँ पे एक मम्मी से आया एक पापा से आया तो दो हमारे भी बन गए। ठीक है, तो बेटा हम करेक्टर तो दोनों लोग का शो करेंगे ना। जैसे कुछ लोगों के बाल, आँख, कान, नाक मम्मी पे जाते हैं, बाकी चीजें पापा पे चली जाती हैं। तो अपन ऐसा कैसे हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के हेल्प से पॉसिबल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बेटा वो नोट्स इसलिए ही है ताकि आपको चीज़ें सिंपलाइज्ड वे में समझ में आ सके। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ सेल ऑर्गेनल्स का दिया है बेटा। अब मैंने आपके साथ ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपर्चर है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, तो अपन अब फटाफट देख लेते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल्स का ही एक स्ट्रक्चर है। मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि दिया है कि नहीं। इसमें तो नहीं दिया है, अपन आगे वाले में चलते हैं। हाँ देखो देखो बेटा, कुछ चीजें क्लियर करके ही अपन को चलनी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी अपन सिर्फ रेटिकुलम वर्ड सुने हैं। अब ये दो रेटिकुलम क्या होता है देखो, ईआर जो होता है बेटा वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल ही चिकना होता है। ठीक है, उसका सरफेस बिल्कुल चिकना होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, यहाँ पे ऊपर एक राइबोसोम के ही पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं। ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये पार्टिकल चिपके हुए होते हैं इसलिए इसको बेटा कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता है बिल्कुल बेटा बिल्कुल चिकना होता है इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे अपन कहते हैं ना ये अपन की स्किन बहुत स्मूथ है, मतलब कि बिल्कुल कोई दाने नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है। और बेटा ये फिर अपन किसी की स्किन देखते हैं या फिर अपनी खुद की स्किन, हम लोग कहते हैं ना स्किन बहुत रफ हो गई है। मतलब क्या होता है बेटा, स्किन पे बहुत सारे दाने या बहुत सारे पार्टिकल्स उभर आए हैं। ठीक है, अब इसको देखते बेटा, यहाँ पे देखो छोटे 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 छोटे
ऐसे पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सरफेस बेटा बिल्कुल देखो स्मूथ है, इस पे कोई दाने नहीं है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नोट्स पे। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ चलो, यहाँ पहुंच गए। अरे छोटे हो जाओ भाई थोड़ा। हाँ देखो, ये क्या होता है बेटा, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन इसके भी चारों तरफ होती है। मैंने आपको पहले बता दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच होता है। ठीक है, राइबोसोम अटैच होता है, जिसकी वजह से ये रफ होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी अटैच नहीं होता है, इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं। अब बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब बेटा जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड, लिपिड और फैट मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बहुत जरूरी है बेटा, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो प्रोटीन का और ये जो लिपिड और फैट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं, मतलब बनाते हैं बेटा, वो जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बनाने में बहुत काम आता है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने का पूरा प्रोसेस होता है बेटा, उसी को अपन कहते हैं बायोजेनेसिस। ठीक है, ये टर्म देख के बहुत भारी लग रहा है बेटा, बायोजेनेसिस, लेकिन ये क्या टर्म है कि सिर्फ सिर्फ सेल के मेम्ब्रेन को बनाने का जो प्रोसेस है उसी को कह रहे हैं बायोजेनेसिस। अब बेटा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्वीपर होता है वो पूरा आके झाड़ू पोछा करता है, पूरी सफाई करता है, मतलब कॉलोनी को क्लीन करता है, अपनी सोसाइटी को क्लीन करता है। वैसे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफाई मीन्स की बॉडी की क्लीनिंग करता है। किसमें? बॉडी की क्लीनिंग करता है या लीवर की क्लीनिंग करता है एनिमल सेल में। और क्या करता है बेटा ये, और इसके काम होंगे, तो इसके काम ये हैं कि बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए सरफेस है, मतलब जहाँ बायोकेमिकल एक्टिविटी हो पाए उसके लिए एक जगह है। ठीक है, और फिर ये तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में या प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता ही है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, गोल्गी बॉडी से हमेशा चिपका हुआ रहता है। ठीक है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहीं पे अटैच होगी क्या, गोल्गी अपर्चर या गोल्गी बॉडी। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये आप ऐसे पॉइंट पॉइंट करके पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, फिर आप आसानी से एग्जाम में लिख लोगे। चलो अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सा अपन हटाते हैं। इसमें बेटा गोल्गी बॉडी के नीचे ही ऊपर ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अपन यहाँ इसको नए से पढ़ेंगे। देखो, गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी बोलना ज्यादा इजी होता है इसलिए अपन गोल्गी बॉडी बोल देते हैं। अब बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमलियो गोल्गी। ठीक है, अब देखो, अब बेटा ये देखने के इसमें जो मैंने बनाया था, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडी का, मतलब कॉइन शेप। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे कॉइन्स रखे गए हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो एक क्वाइन होगा, मान लो ऐसे 10 क्वाइन रखे हैं, तो जो एक क्वाइन होगा उसी को क्या कहेंगे, फोल्डेड स्ट्रक्चर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉल, मतलब इसी को कहते हैं बेटा क्या, इसी को कहते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, या सिस्टल्स। ठीक है, सी है कनेक्टेड विथ ईआर, अपन ने पढ़ लिया। अब बेटा इसका फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा जरूरी है। ये बेटा मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ठीक है, ये बेटा जो प्रोटीन, जो फैट, जो लिपिड बन के आता है उनकी पैकेजिंग करता है, किसमें, वेसिकल्स में। अब और क्या करता है बेटा, कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे।
पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल या पोस्टमैन ऑफ द सेल। मैंने तुमको पहले बताया था बेटा कि अपन के सोसाइटी में जो चीज़ें ऑपरेट होती हैं वो कई लोगों के द्वारा होती हैं, जैसे कि कोई पोस्टमैन है, कोई स्वीपर है, कोई कुक है, कोई गार्ड है। तो वैसे ही गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, पोस्टमैन ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को किसी चीज़ की मॉडिफाई कर रहा है, किसी चीज़ का पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का सिक्रीशन भी करता है, याद है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा था उसी का। अब बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख लो, मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ इससे कनेक्टेड है, तो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होते हैं ऐसे। अब अपन देखते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या होता है बेटा? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉरी ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिल्स है, ठीक है। कैसे बेटा? ये खुद को मार लेता है, कभी कभी क्या होता है ब्रस्ट हो जाता है, खुद ही खत्म हो जाता है, मतलब इसको क्या कहते हैं, सेल बेटा पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, इसलिए इसे बेटा क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है बेटा, सेल की जितने भी अननेसेसरी पार्टिकल्स और होते हैं वो बेटा इसके अंदर जाके डिस्पोजेबल हो जाते हैं। जैसे वो कचरे वाली गाड़ी आती है तो अपन कचरे फेंकते हैं ना, वैसे ही लाइसोसोम में सारा कूड़ा उठा के फेंक दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये किसी भी चीज को पचा देती है, ये ऐसा किसी ऑर्गेनिल्स के पास नहीं है, सिर्फ लाइसोसोम के पास है। अब बेटा when cell get damaged lysosome may be burst and enzyme digest their own cell, ठीक है। जब भी मान लो कहीं लाइसोसोम डैमेज हो गया तो ये क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है, और ब्रस्ट होने के बाद बेटा पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है, पूरी की पूरी सेल को अपने एंजाइम की वजह से खत्म कर देता है, इसलिए बेटा इसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पोस्टमैन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, गोल्गी बॉडी को। सुसाइड ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको कहते हैं बेटा, लाइसोसोम को। सेल क्लीन अप क्रू, क्लीन अप होता है मतलब क्लीन करता है, मोस्ट फाउंड इन एनिमल सेल। बेटा ये एनिमल सेल में ज्यादा होता है, ठीक है। कभी आपने पौधों को नहीं देखा सुसाइड करते हैं, लेकिन एनिमल सुसाइड ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसमें ह्यूमन बीइंग सबसे फर्स्ट पे आता है, तो ये ठीक है। अब क्या होता है बेटा कभी कभी कि मेरा नीट नहीं हुआ, मेरा एम पूरा नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ये बहुत ही बकवास और गंदी आइडियाज होती है, ठीक है, जो दिमाग में आती हैं। बट बेटा आप ये सोचो कि सिर्फ आपका एक एम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं क्लियर हुई या 10th में कम नंबर आए, उससे आप अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दो, ये बेटा कोई बात नहीं होती। विराट कोहली तो 10th में बेटा और कम नंबर आया था, क्या वो मर जाता? मर जाता तो आज हमारे पास एक अच्छा प्लेयर होता नहीं, होता ना। तो लाइफ में अगर कोई चीज़ें आप अपना आप 100% दो, अपना आप 100% दो, फिर भी अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो समझो कि भगवान के पास कुछ अच्छा प्लान है। लेकिन अगर आप अपना 100% भी नहीं दोगे और आप सोचोगे यार मेरे साथ तो मेरिकल हो जाएगा, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर आओ। चलो अब अपन पढ़ेंगे बेटा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होता है बेटा, ये तो एकदम तोप चीज है, ठीक है। अपन इसको समझते हैं। माइटोकांड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा ये पूरे सेल को चलाने में हेल्प करता है, ये बिजली बनाता है बेसिकली, ऐसे समझ लो, पावर हाउस से कनेक्ट कर लो, ये बिजली बनाता है। बिजली कैसे बनाता है बेटा, आपने एक टर्म सुना होगा एटीपी और एक टर्म सुना होगा एडीपी। अभी सुना नहीं है तो आज सुन लो पहली बार, ठीक है। एटीपी क्या है बेटा, अभी नोट करो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास चीज़ें ट्राई में है। 3 ज़्यादा होता है कि 2 ज़्यादा होता है, ऐसे याद रखो, 3 ज़्यादा होता है कि 2 ज़्यादा होता है, 3 ज़्यादा होता है। तो जिसमें ट्राई आ रही है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जिसके पास डाई आ रहा है उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये इसी के फॉर्म में अपना बिजली या फिर अपना एनर्जी बनाता है। टू मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है।
कंटेन देयर ऑन डीएनए, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेन देयर ऑन डीएनए, ये तो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन कौन से, देखो ये जो सेल है बच्चों, इसमें डीएनए एक ही है, सब सारे ऑर्गेनिल्स का डीएनए एक ही है जो कि न्यूक्लियस के पास है। पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा वो खुद का डीएनए और राइबोसोम रखता है, ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और अभी आगे का आएगा उसको ही बताती हूँ। देखो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी क्या है बेटा, ये भी एक बैक्टीरिया या बहुत छोटा सा ऑर्गेनिल्स था जो बाहर टहल रहा था, अभी ऐसा ये साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो बेटा सेल ने क्या किया, इसको इनगल्फ कर लिया और अपने अंदर इसको स्पेस दिया रहने का, एक सेफ स्पेस दिया रहने का। तो फिर क्या उसको एनर्जी, तो फिर क्या किया बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके सेल के अंदर आके रहने लगा, इसीलिए क्योंकि बाहर से आया हुआ पार्टिकल है इसलिए इसके पास डीएनए और राइबोसोम अपना खुद का है, ठीक है। दैट्स वाई एबल टू मेक देयर ऑन प्रोटीन, देयर ऑन प्रोटीन, लर्न कर लो, अच्छे से याद कर लो, रट लो, क्योंकि बेटा जिसके पास अपना खुद का डीएनए होगा, जिसके पास खुद का राइबोसोम होगा, वो अपना खुद का प्रोटीन बना लेगा, सिंपल। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन भी बनता है बेटा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिल्स है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑप्शन में आएगा, ठीक है। अब बेटा अपन चलते हैं प्लास्टिड, अभी कौन कौन सा है, बस एक और बचा है प्लास्टिड पे। तो प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड बेटा ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ये बेटा एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ये क्या होगा बेटा, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये जो प्लास्टिड होता है बेटा, कंटेन देयर ऑन डीएनए राइबोसोम। तो अपन को यहाँ क्या मिल गया बेटा, पहला मिला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कंटेन, बेटा ये नोट कर लो, ये मेरे नोट्स से भी हटके तुम लोग नोट कर लो, कंटेन देयर ऑन डीएनए एंड प्लास्टिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिपिड, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कंटेन देयर ऑन डीएनए एंड डीएनए, अरे सॉरी बेटा, डीएनए एंड राइबोसोम, नॉट प्लास्टिड। किसी ने मुझे सही भी नहीं कराया, कोई ना, अपन फिर से लिख लेंगे, यहाँ है, यार लिख जा भाई, यहाँ है राइबोसोम, चलो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कंटेन देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। अब बेटा प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं, पहला होगा क्रोमोप्लास्ट। अभी आपको नाम बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं ना, जब आप पढ़ने लग जाओगे, जब आप डेली डेली नामों के साथ पढ़ोगे चीज़ों को, तो आप फैमिलियर हो जाओगे, फिर आपको ये बहुत हार्ड नहीं लगेगा। बेटा पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो ऐसा सुन के नहीं लग रहा है, क्रोमो मीन्स क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम से कनेक्टेड नहीं है, क्रोमो में यहाँ दूसरा हो गया। क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या होता है, क्रोमो मतलब कलर्ड, ठीक है, क्रोमो मतलब कलर्ड, जो जिसके पास बहुत सारा कलर हो, ठीक है, क्रोमो मतलब क्या हो गया, कलर्ड। देखो क्रोमो मीन्स कलर्ड, ये क्या करता है बेटा, क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब क्या होता है, हरा कलर का जो एक सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं बेटा, ये हरा कलर का होगा, ठीक है, नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट अभी अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो बेटा तो थोड़ा सा मुश्किल हो, मतलब नामुमकिन सा ही हो जाएगा फोटोसिंथेसिस करना। ये कहाँ कंटेन होता है बेटा, स्ट्रोमा में। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन इनविजिबल मटेरियल सच एज ए स्टोर। लेकिन बेटा ये याद रखना, वो तो बेटा अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेगा, ठीक है, बट ये जो होता है, ये जो खाना बन जाएगा वो कहाँ रखाएगा, ये रखा जाएगा बेटा ल्यूकोप्लास्ट में। ये खाना है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स और स्टोर, ठीक है।
अभी देख लो, एल्यूरोप्लास्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने लिख दिया। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च करता है, इप्लियोप्लास्ट ऑयल करता है। बेटा जो लोग पढ़ने में सच में बहुत इंटरेस्टेड है ना बायो, वो ये नीचे वाले पॉइंट को इतने को याद कर लेंगे, जिनको सिर्फ एग्जाम पास करना है ये ऊपर ऊपर वाला पढ़ ले, ठीक है। अब अपन बेटा लास्ट ऑर्गेनेल्स पे चलते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है, एंड टर्जिडिटी टू सेल। ये रिजिडिटी क्या होता है बेटा, ये जो प्लांट को क्या करते हैं, जैसे होल्ड करने की कैपेसिटी देते हैं, जैसे मजबूती प्रदान करते हैं। ये बेटा स्टोर करते हैं सैक, ठीक है, सैक मतलब बहुत सारा अपने अंदर लिक्विड स्टोर करते हैं। अब ये वैक्यूल्स बेटा स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। स्मॉल वैक्यूल्स एनिमल सेल में होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स प्लांट में होते हैं। अब बेटा कुछ प्लांट में तो इतने बड़े होते हैं, ये मान लो सेल है तो बेटा इतने इतने बड़े, इतने बड़े, और फिर ये इतना बड़ा वैक्यूल से हो जाएगा, समझ रहे हो, इतना बड़ा वैक्यूल से हो जाएगा। बाकी इतने में सारे छोटे 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 ऑर्गन्स भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। अपन वैक्यूल्स तक कर लिए बेटा। अब एनसीईआरटी में अपन देखें लास्ट में क्या दिया है। लास्ट में आई थिंक सेल साइकिल दिया हुआ है, हाँ, जस्ट वेट। ये बेटा देखो वैक्यूल सेल डिवीजन दिया हुआ बेटा, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो अपन एक बार फिर से रिकैप की तरह इसको देख लेते हैं, सब पूरा एनसीईआरटी बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। सबसे पहले सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। कहाँ देखा, कॉर्क में देखा। कब देखा, 1665 में देखा। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है लिटिल रूम, ठीक है। अब बेटा ये सब आप मेरे नोट्स से पढ़ लेना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो बताना, मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो ये एक्सपेरिमेंट है जो आपके उसमें दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं, अनियन वाला। ये देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल। देखो ये क्या है कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क में 1665 में सेल को देखा था, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। अब बेटा वो जो प्याज वाला सोल्यूशन, प्याज वाला एक्सपेरिमेंट था अनियन वाला, उसमें एक सोल्यूशन यूज करते हैं जिसका नाम है सेफ्रेनिन, ठीक है। ल्यूवेन हॉक ने फिर क्या किया बेटा, 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से क्या देखा, सेल, ठीक है। क्योंकि ल्यूवेन हॉक रॉबर्ट हुक साहब के पास बहुत ज़्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उन्होंने बहुत धुंधला सा स्ट्रक्चर देखा था, पर ल्यूवेन हॉक ने 1674 में क्लियर स्ट्रक्चर देखा। अपन फटाफट अपन रिवाइज कर रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने 1831 में क्या किया बेटा, डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। अभी अपन क्लिक कर पा रहे हो न्यूक्लियस कौन सा, ठीक है। पर किंजी आए 1839 में, क्या किया, टर्म दिया प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लास्ट, सेमी सेमी लिक्विड जो होता है बेटा सेल के अंदर, जो सेमी लिक्विड होता है उसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल थ्योरी दी ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। सभी जो प्लांट और एनिमल होते हैं सेल से बने होते हैं, ठीक है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी नए सेल जो होते हैं बेटा पुराने सेल से बनते हैं। ये किसने कहा, विर्चाउ ने कहा 1885 में। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इसलिए कहा गया बेटा क्योंकि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल से बनता है सॉरी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनता है सेल, सॉरी सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है बेटा ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बनती है हमारी बॉडी। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सेल। तो इसलिए इस सेल को क्या कहते हैं बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल टू टाइप का होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ये सब बेटा आप मैंने लिख दिया है, देख लेना। अब यहाँ पे वो अनियन वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। अनियन वाला एक्सपेरिमेंट है बेटा, जो एक्टिविटी दी हुई है ना उसका ऐसा आंसर किया है मैंने, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अपन टॉनिक के बारे में पढ़े थे, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक। हाइपर मतलब सोल्यूशन अंदर, हाइपर मतलब क्या होता है बेटा, पानी बाहर, सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है बेटा लेस, ठीक है, मतलब लेस सल्यूट आउटसाइड, मतलब पानी अंदर घुसेगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होगा क्यों बेटा, क्यों ब्रस्ट कौन सी सेल होगी, एनिमल सेल होगी। प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ फूल जाएगा, सॉलो हो जाएगा, पर ब्रस्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल है।
आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक में क्या होता है, नेट वाटर मूवमेंट तो होता है पर नेट वाटर मूवमेंट जीरो होता है। मतलब मैंने आपको एक बोतल पानी दिया, वही एक बोतल पानी आपने मुझे दे दिया, तो मतलब मैंने आपको दिया ना आपने मुझे दिया, ठीक है। ये सब, फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद सेल वॉल, फिर इसके बाद न्यूक्लियस। अपन फिर से न्यूक्लियस पे आ गए, मैंने आपको पूरा न्यूक्लियस पढ़ा दिया था, ठीक है। तो चलो बच्चों, अपन कल स्टार्ट करेंगे टिश्यू वाला टॉपिक। चलो, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो के अगर आगे की लिंक, आगे का ऐसा ही वीडियो कंटिन्यू चले, तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, पर कोई पैसे ना दें, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।